Jai Hind warriors, today in this video I will discuss the strategy for the preparation of Territorial Army Officers Entry Exam. In this video I will discuss the things from very basics and जो बच्चा इस एग्ज़ाम को बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट करना चाह रहा है या फिर उसको काफ़ी समय हो चुका है उसकी पढ़ाई में और आज जॉब करते हुए में, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर देम. बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू हाईलाइट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको 3 इन बातों का बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट जो है दैट इज दी हैव टू हैव दी नॉलेज ऑफ द सिलेबस ऑफ द एग्जाम. ये आपको आपका जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस वहाँ पर है. सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हमारे पास में होने चाहिए या हमारे पास में एटलीस्ट हमें उसको 2-3 साल के पेपर को जो है हमने देखा हो. उससे क्या पता लगेगा, उससे उस एग्जाम के लेवल का पता चलेगा. पहले तो हमें सिलेबस पता लग गया कि क्या डिमांड की जा रही होगी, फिर हमें ये पता लग गया कि किस लेवल की डिमांड की जा रही होगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग गया. एंड थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपके पास में उस लेवल का स्टडी मटेरियल है या नहीं है, क्योंकि जब आप अपना टाइम लगाओगे उस स्टडी मटेरियल के ऊपर में और प्रैक्टिस के ऊपर में तो क्या वो उतना अप्रोप्रिएट है कि वो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लेवल तक ले जाए. तो ये चीज़ें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अपना टाइम जो है उसके लिए लगा रहे हो. तो लेट अस बिगिन. सबसे पहले क्राइटेरिया जो है एज वी नो इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, वो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जो इसके क्राइटेरियाज हैं उसको हल्का सा यहाँ पे ब्रीफ आउट कर लेते हैं. सबसे पहले एज जो हमने बात करी है 18 to 42 है. मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर में एलिजिबल है. ग्रेजुएशन जो है मिनिमम चाहिए, पास चाहिए ग्रेजुएशन में, ये मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ. और ये 18 to 42 उनके लिए है जो कि गेनफुली एम्प्लॉयड है. गेनफुली एम्प्लॉयड जिसके पास में रेगुलर सैलरी आती है और जिसके पास में एटलीस्ट आईटीआर अपनी भरता है, वो सभी जो है गेनफुली एम्प्लॉयड माने जाते हैं और उनके लिए ही ये एंट्री है ऑफिसर एंट्री. उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज द सिलेबस की. सिलेबस ये है आपका ओरिजिनल सिलेबस जो कि आपके नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि ये आपका रहेगा. इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास में. पार्ट 1 रीजनिंग है, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपका. पार्ट 2 जो है जनरल नॉलेज होगा और पार्ट 3 यहाँ पर है हमारे पास में दैट इज इंग्लिश जो है हमारे पास है. अब रीजनिंग किस लेवल की चाहिए, यहाँ पर क्या होता है, क्या जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, डिफेंस के एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपके यूपीएससी कंडक्ट करता है या आपके एयरफोर्स के थ्रू जो एफकेट कंडक्ट किया जाता है, तो आप देखो कि सिलेबस बहुत डिटेल्ड वर्जन नहीं होगा. एंड लाइक इट इज मेंशन लाइक दैट कि भाई हाँ यहाँ पर आपके पास में will be designed to test the candidate's ability to complete the sequence, making logical conclusion based on simple pattern of numbers, statements, figures, letters, and may be expected of a rational thinking of the person. अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें रीजनिंग क्यों यहाँ पर बच्चों से डिमांड की जाती है, क्योंकि अब हमें वो लॉजिकल थिंकिंग और जो आपके रीजनिंग आपके जो थिंकिंग है उस चीज़ की यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं. और यही टेस्टिंग आपकी दोबारा से स्टेज 2 में भी होगी. जब आप एसएसबी में जाएंगे दोबारा से आपका वहाँ पे आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट रहते हैं. दैट वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. अब पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे देखो ज्यादा तो बहुत मेंशन नहीं है, तो वी हैव टू सी कि भाई फिर पूछा क्या है, कहाँ से ये प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, कौन से टॉपिक आएंगे. यहाँ टॉपिक तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है सिलेबस का. सेकेंड पार्ट यहाँ पे है कि जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज में भी हम देखेंगे पेपर विल consist of general knowledge and current affair each having equal weightage. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो चीज़ है, कई बार बच्चा इस दोनों को आपस में ही यू कैन से कि इंटरचेंजेबली यूज करता है, एक दोनों को एक जैसे ही मान के चलता है, बट इनमें डिफरेंस है. तो वी विल सी. तो यहाँ पर दोनों का इक्वल वेटेज है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 50-50% वहां पर दोनों डिवाइडेड होंगे. द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर
and such matters of everyday observation and the experience in this scientific aspect। यानी कि आपके डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, उसके साथ में कुछ ऐसे भी एरियाज इसमें कवर अप किए जाएंगे जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे साइंस से रिलेटेड कुछ एरियाज आ गए, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गए, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड आ गए, कुछ आपकी पॉलिटी आ गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, ड्यूटीज होगी। तो इसका बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि सिलेबस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज 50-50% होगा, माइंड माई वर्ड्स 50-50% होगा। यहाँ से गेम चेंज होती है, अंधाधुंध होके हम लोग यहाँ पर तैयारी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जब 50-50 लिखा है तो वी हैव टू फोकस 50-50 इन एरियाज पे। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। स्टडी ऑफ द साइंटिफिक सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट मतलब कि साइंस का जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करते हैं, उनके कुछ एरियाज हम लोग निकालेंगे। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द ज्योग्राफी। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी लिखा हुआ है, विदाउट स्पेशल स्टडी बात की है। विदाउट स्पेशल स्टडी का मतलब क्या होगा कि यार बच्चा जो है उसका कोई स्कॉलर नहीं है कि भाई हाँ उसने तो वो सब्जेक्ट अलग से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं और वो बहुत ही लाइक उसने पीएचडी ही कर डाली है इन सब्जेक्ट्स में। ऐसी कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बिल्कुल जो लेमैन है उसकी जो 10th तक की +2 तक की जो भी अंडरस्टैंडिंग रही है, उसको यदि वो दोबारा से रिविजिट कर ले, रिकॉल कर ले थ्रू सम मटेरियल, तो शायद उसका वो काम आराम से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिमांड की गई है। इंग्लिश में क्या डिमांड की गई है? टू टेस्ट दी कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। वर्कमैन लाइक ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स क्या होता है कि जब हम ऑफिस में बात करते हैं, जब हम ऑफिस में किसी चीज के साथ डील कर रहे होते हैं, लाइक वी हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन, वी हैव टू राइट द एप्लीकेशंस, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज आते हैं। तो वहां पर हमें क्या है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, किस तरह से चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड किया जा सकता है। तो कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में तो जो हमारे इंग्लिश है यहाँ पे उतने लेवल की है। अब बात ये आती है कि इन सबको यहाँ पे कोई टॉपिक्स तो मेंशन नहीं किए, इन्होंने तो बोल दिया कि भाई सिंपल 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 है। अब इन सिंपल को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, भी टॉपिक्स क्या कैसे करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है स्टडी करना होता है कि अच्छा ये जो एरियाज इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश करी है, ये एरियाज यहाँ से ऐसे ऐसे पूछे हैं, एंड देन उसके साथ में फिर आपको स्टडी मटेरियल एलोकेट करना होता है कि भी अब ये स्टडी मटेरियल जो है इन एरियाज को कवर अप करता होगा, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसके साथ में अलाइन करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस, जैसे ये यहाँ पे बात थी कि 50-50% जो वाला है, तो हमारा फोकस अब 50% वहाँ पे रहेगा और 50% रहेगा दूसरे पे। ये नहीं होगा कि भी एक चीज सब्जेक्ट उठाया और उसी के ऊपर में सारी चीज हमने कर दी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यही चीज है जो आपकी प्रिपरेशन को इजी भी बनाता है और इम्पैक्टफुल भी बनाता है। कि कम टाइम में यदि आपको बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट करना है और उसको क्लियर करना है, तो वी हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी स्टेप्स कि कैसे उसके ऊपर में वर्कआउट किया जाए। रीजनिंग जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो उसके अंदर गाइडलाइन थी आपके उसमें दिया हुआ था, सिलेबस से पहले जो इसका पार्ट था इसमें दिया हुआ था कि 40 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर में रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन ही आपके जीके के हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2026 में जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। कुछ बच्चे शायद हो सकता है पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो बट अभी क्या हो गया कि इस साल से पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके अंदर में 3 ही पार्ट रह गए। क्यों? पहले क्या था, रीजनिंग भी थी, मैथ भी था, और इंग्लिश और जीके तो थी ही थी, यानी कि 4 पार्ट थे और 25 ईच क्वेश्चन यहाँ पर थे, यानी 100 मार्क्स जो थे टोटल, वो 100 मार्क्स आपके डिवाइडेड थे इन एरियाज में। अब यहाँ पर 40, 30 और 30 ये भी 100 हो गए और ये भी 100 थे। बस यहाँ पर एक बात समझनी है कि यहाँ पर अब मैथमेटिक्स जो पार्ट है वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारा पूरा फोकस अब किस पे आ गया, रीजनिंग पे। नाउ लेट अस सी कि भाई ये जो है किस तरह से इसको हम लोग देखते हैं, मतलब कवर कैसे करना है। ये रीजनिंग हमने बोल तो दिया, पर इनको कवर कैसे करना है, तो ये मेन बात आती है यहाँ पर। इंग्लिश में
जो प्रीवियस पेपर्स को देखने के बाद में एक आइडिया लगा, एक ऑब्जर्वेशन, उसको रिसर्च करने के बाद में जो आइडिया है, तो ये एरियाज आते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे एंड इन एरियाज को फिर प्रैक्टिस भी करनी है। ये क्लोज टेस्ट है, एरर्स है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर। सिनोनिम है, एंटोनिम है, सेंटेंस की इंप्रूवमेंट है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं वहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पैराजम्बल आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन आती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि लास्ट टाइम पे कॉम्प्रिहेंशन में से 10 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन लास्ट टाइम थे, तो उसमें से 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे सिंपल क्वेश्चन, बट आपको कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा आपको इधर उधर कर सकते हैं। तो अब 25 में से 10 आए थे, 30 में से कितने आएंगे वो भी हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा एक रिसर्च बेस पे एजम्पशन करनी है, भाई लास्ट के 2 साल में 3 साल में किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। तो आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर आते ही आते हैं, उससे ज्यादा कम ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एरिया स्पेलिंग करेक्शन, पैराजम्बल, ये सारे एरियाज जो हैं आपके इंग्लिश के पार्ट में आते हैं। अब नाउ वी गॉट दी टॉपिक्स, ये टॉपिक्स हैं, अब इनको प्रिपेयर करना है। तो क्या तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हमारे पास में वो स्टडी मटेरियल क्या होगा जहां से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक बात जब हमने इसको रिवाइज कर लिया, अच्छे से इसको समझ लिया, तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जीके में मैंने कहा था कि 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो जीके और दूसरा है करंट अफेयर, ठीक है ना। अब जीके में जैसे मैं करंट अफेयर को निकाल देता हूं, उन्होंने कहा कि 50%, और एक्चुअली ये 50% से भी ज्यादा है। लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसके अंदर में तो ये करीब 25 में से 13-14 क्वेश्चन तो यहीं से आगे थे, राइट। उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। अब बात यह है कि इसको फिर उसके लिए फिर अलग से डिस्कस किया जाएगा, अलग से एक वीडियो डेवलप की जाएगी कि अब इंग्लिश को कैसे टारगेट किया जाए, ज्योग्राफी को कैसे टारगेट, सॉरी जीके को कैसे टारगेट किया जाए, करंट अफेयर उसका जो एक दूसरा सब सेक्शन है उसको कैसे टारगेट किया जाए। बट ये जो है एरियाज हमें कवर करने हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो कि यदि 30 क्वेश्चन हमारे पास में है और 30 में से ज्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि मैक्सिमम बता रहा हूं, ये वैसे तो नहीं होगा इतना भी, ये है आपका 3 क्वेश्चन। अब यहां से दिमाग घूमना स्टार्ट होता है, फॉर 3 क्वेश्चंस हाउ मच टाइम आई हैव टू डिवोट ऑन द ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इंडिविजुअली की बात कर रहा हूं कि कितना टाइम लगाना, क्योंकि ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट है ना, उसके भी फिर फर्दर टॉपिक्स होंगे, हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, उसके भी अपने टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ से फिर हमें पूरा एक एनालाइज करना है कि भाई फिर वो दोबारा एनालाइज रिसर्च कहाँ से हो रही है, वो प्रीवियस पेपर से हो रही है कि यार कितने एरियाज हैं ज्योग्राफी के, कहने के तो कम से कम 60-70 एरियाज है, पर क्या 60-70 एरियाज मुझे 3 क्वेश्चन के लिए करने चाहिए। तो यहाँ पर उस रिलीवेंस का काम आता है कि यार 60-70 एरियाज के बजाय मुझे ऐसे कौन से 10-12-15 टॉपिक ही रिवाइज करने चाहिए जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे पॉलिटी में कितने एरियाज हैं, पर उनमें से कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से प्रोबेबिलिटी जो है 3 क्वेश्चंस की, 2 से 3 क्वेश्चंस की इंक्रीज हो जाती है। तो दैट वी हैव टू डू, बट अगेन दैट इज द पार्ट कि भी प्रीवियस पेपर कितना रिसर्च हुआ। एक कैंडिडेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, साथ में जॉब कर रहा है, इट इज वेरी हार्ड एंड पार्ट कि यार इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय पर उनको एक सोर्स चाहिए, एक प्रॉपर सोर्स चाहिए कि यार मुझे एक स्पेसिफिक सोर्स मिल जाए। जो भी अपना काम इस तरह के करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो अपने प्रैक्टिस मटेरियल बनाते हैं, एक सोर्स मिल जाए जिसको मैं पकड़ूं और मेरे को जितना टाइम लगाना है वो फिर स्पेसिफिक उस सोर्स पे ही लगाओ, ना इधर देखूं ना उधर देखूं। तो दैट इज अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी मटेरियल। एरियाज ऑफ द रीजनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर में 2 तरह के पार्ट होंगे, वर्बल रीजनिंग होगी और नॉन वर्बल होगी, ठीक है ना। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ, पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर में दिखाई देंगे आपको, जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। बट यस, ये जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, कोई भी किसी भी लेवल पे, कोई एट द एज ऑफ 30-35, लाइक एट द एज ऑफ 38, 39, 40, इवन 41 भी एज की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट तो 42 है, कोई भी है, करने में कोई मुश्किल नहीं है।
बट हैव टू गिव द टाइम। एक बार आपको अपना माइंड जो है अप्लाइड माइंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको लॉजिकल रीजनिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। एक बार वो फ्लो स्टार्ट हो गया, आपके 3-4 टॉपिक आपने फ्लो में करने स्टार्ट किए, बाकी फिर उसके साथ में लगने, क्योंकि एक बार लॉजिकल माइंड दोबारा से कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में सारी चीजें अपने आप ही प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हैव टू हैव गिव दी टाइम टू दी रीजनिंग। और ये क्योंकि 40 मार्क्स कैरी करता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो उसको ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज बनेगी। मैं आपको एक ट्रुथ बता देता हूँ, इसमें बहुत ऐसे बच्चे भी बैठेंगे जो सीडीएस दे चुके हैं, जो एफकेट दे चुके हैं। डरने की बात नहीं है इनका, नो डाउट इनका, क्योंकि प्रैक्टिस उस लेवल पे चली हुई है, तो दे विल डू वंडर इन द रीजनिंग। 40 आउट ऑफ 40 दे कैन स्कोर। बट दूसरी बात जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका इसमें मैथ में और रीजनिंग में हाथ बहुत स्ट्रांग है, बट इंग्लिश में दे आर नॉट गुड, जीके में दे आर नॉट गुड। तो हमें एक बैलेंस लेके चलना है कि भाई हमारे जीके और इंग्लिश, यदि इंग्लिश पे काफी अच्छी पकड़ है तो हम लोग जीके को थोड़ा सा उठाए, रीजनिंग को थोड़ा सा पुश करें, क्योंकि हो तो तीनों ही जाएंगे आराम से। बट ये क्या है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें से आपको एडवांटेज मिलेगी। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा कि इसका मतलब यही होगा। यहाँ पर तो आप एप्लीकेशन यूज कर लोगे, फार्मूला जो भी उसके बेसिक लॉजिक्स है वो यूज कर लोगे, तो उसके बेसिस पे चाहे दुनिया भर के क्वेश्चंस हो आप सोल्व करोगे। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, तो थ्योरीज में और इसमें फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो जिस बच्चों की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है वो कहीं ना कहीं थ्योरी में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में पूरा अपॉर्चुनिटी है, तो इससे हमारे घबराने की जरूरत नहीं। अब बात आती है राइट मटेरियल की। जब हम बात करते हैं तो ये है राइट मटेरियल, भाई इससे ना आगे जाने की जरूरत है ना पीछे जाने की जरूरत है। बहुत ही बेसिक बुक्स है, अवेलेबल एवरीवेयर। जिस भी बच्चे को लगता है कि यार हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, कभी भी की बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये है जीके के लिए बुक। सिंपल सी एक ल्यूसेंट की बुक होगी, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर में होते हैं, जितने भी आप बात करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस आपकी, देन उसके बाद में आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। लेटेस्ट बुक लोगे तो एडिशन लोगे तो उसमें करंट अफेयर्स भी कुछ ना कुछ उसके साथ एसोसिएटेड होंगे पिछले 6 मंथ्स के, प्लस इसके अंदर में कंप्यूटर और इधर उधर की बहुत सारी बातें होंगी, जो कि आपके लिए पूरा एक सोर्स ऑफ मटेरियल है। इससे अलावा आपको जीके की कोई जरूरत नहीं है। आई टेल यू वेरी क्लियरली, रीजनिंग है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इन जो भी बुक यहाँ पे है, यदि आप इन बुक्स को, ये है रीजनिंग की, आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसमें से। यदि आपको ये ना लगे कि हाँ यार ये यहाँ से जितनी प्रैक्टिस करी है उससे अलग कुछ नहीं आने वाला, दैट इज श्योर, है ही नहीं, चांस ही नहीं है। ये इतनी सफिशिएंट बुक्स हैं कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। इंग्लिश की है ये, नीतू मैम की है ये। आप इसको भी आप मतलब है बहुत बेसिक बुक है, आप एक बार स्टार्ट करो, पर बट इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके बारे में हम लोग इंडिविजुअली फिर बात कर सकते हैं कि भाई सेक्शन वाइज की, पहले इंग्लिश की फिर इसकी कि रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी बुक तो बहुत मोटी भी हो सकती है, मेरे पास टाइम ही कम है, तो मैं इसमें से कितना मैक्सिमम इसमें से आउटपुट निकाल सकता हूँ, तो वो भी एक बात है। सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो 110%। मैं कह रहा हूँ जिसके पास में, बच्चे के पास में टाइम नहीं है जॉब से बाहर निकल के इधर उधर करने का, फिर भी वो करना चाह रहा है, तो मैं उनको यही कहूंगा भाई 2 घंटे निकाल लो डेली के, कैसे भी करके। सुबह 1 घंटा निकाल लो, शाम को 1 घंटा निकाल लो, और ये कर लो। वो एक स्ट्रेटेजी फिर, और उसके ऊपर भी एक हल्का सा एक छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो बन जाएगा कि भाई आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। तो सेल्फ स्टडी से ये पेपर बड़े आराम से निकल सकता है। थोड़ा सा मोटिवेशन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअली जब हम लोग काम कर रहे होंगे तो वर्क प्रेशर बहुत होता है। जब आप कहीं पे काम कर रहे होगे तो ऑफिस का वर्क प्रेशर है, और इस एज में क्योंकि आप फैमिली पर्सन हो तो उसमें आपके साथ में फिर फैमिली का प्रेशर होगा। तो इन सबसे बाहर निकल के 2 घंटे देना एक्चुअल में बहुत बड़ा यहाँ पे आपके ऊपर में यू कैन से कि स्टेक है। नॉट एन इजी टास्क, बट स्टिल कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अभी इंडिविजुअल है, दे आर नॉट लाइक ए फैमिली पर्सन, तो दे मे हैव टाइम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे वो निकाल सकते हैं। बुक्स यही हैं, बुक्स इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन ये जो भी आपको मिलता है कि भाई ऑनलाइन पे कोई चीज़ अवेलेबल है, हाँ, बट उसका बस राइट अप्रोच होनी चाहिए कि जो आप टाइम दे रहे हो ना, क्योंकि आपके लिए तो टाइम बहुत ही बेस्ट कीमती आपका टाइम है वो, तो जितना आप टाइम दे रहे हो उनकी वो अप्रोच होनी चाहिए कि भाई पेपर यही है और यही क्लियर करवाना है। तो यहाँ पर क्लासेस आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपके आसपास में कोई है ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन भी ले सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है डिस्कशन हो, बहुत अच्छी बात है, जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पे ले रहे हो, और उसके डाउट सेशन है। क्योंकि देखो इससे क्या होता है, इससे आपकी जितनी भी मेहनत है
उसका 50% यही चीज होती है कि आप प्रीवियस पेपर को देखते हुए कितना कितना उसके साथ में आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना उस पर प्रैक्टिस कर पा रहे हो। यदि ये चीज होगी तो 50% तो आपको यहीं से काम हो जाता है। यदि प्रीवियस पेपर को समझ लिया आपने, आपको पता है कि मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी आपने, तो आपका काम हो गया 50% से ज़्यादा। और मॉक टेस्ट बाद में लगा लेना, क्योंकि लास्ट में क्या है कि आपने 10-12 मॉक टेस्ट दिए, आपने जो भी पढ़ा, आपने 2-2 घंटे करके जितना भी पढ़ लिया, वो 50% उसने काम कर लिया अपना। बट यदि आपको श्योर करना है कि भाई मेरा जो भी मैंने पढ़ा है उस चीज़ को मैं बखूबी उसी तरह से यूटिलाइज कर पाए, तो आपको टेस्ट प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज होती हैं उस एग्जाम से रिलेटेड वो जरूर से जरूर देनी चाहिए। ये आपका जो एक यू कैन से जो एक माइंड सेट है, जो एग्जाम हॉल में बैठ के जो माइंड सेट होता है कि भी यू हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली। समटाइम्स हमारे पास सामने आंसर्स होते हैं, सब कुछ होता है, बट माइंड जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर में स्टेगनेंट हो जाता है या 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लेने लग जाता है। तो वहां पे क्या होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज टाइम तो हमारे पास में 120 मिनट्स है ना। 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन क्या है, देखने भी है, सोचने भी है, करने भी है, जिसमें आपने 40 क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं। तो थोड़ा सा टाइम का जो यहाँ पर है वो आप प्रैक्टिस के थ्रू उसको धीरे धीरे दुरुस्त कर सकते हो और उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेल्फ स्टडी के लिए बता दिया भाई, ये बुक्स है, इससे बाहर कुछ नहीं है। टॉपिक्स है क्या वो भी मैंने बता दिए हैं, वो आप देख सकते हो। टॉपिक्स है, प्रीवियस पेपर आई विल शेयर विद यू जल्दी ही, ठीक है। अब बात आती है, ये दिस इज द लास्ट सेक्शन, ये बात आती है कि मुझे कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, है ना। वैसे तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ कि जो बहुत ही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है बच्चा, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और मैं इन चीजों को ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि वो बच्चा जो है वो जॉब पे है, ठीक है ना, वो जॉब है, उसके पास में फैमिली भी है। दो तरह से मैं बात करता हूँ, एक है जॉब प्लस फैमिली, एक है खाली जॉब वाले जो अभी मैरिड नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये हो गया जॉब प्लस फैमिली डजंट मीन कि भैया आप 10 काम कर सकते हो, मल्टीटास्कर हो। मैं ये बात करूंगी, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। अभी आपके पास में सिर्फ एक यहाँ पर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, सिर्फ जॉब की। अब जॉब में किस तरह की क्रिटिकल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका ठीक है नॉर्मल हो जाता है, तो यहाँ से वो क्या है कि बच्चा 2 से 4 ये टाइम अपना निकाल ले डेली बेसिस पे, यदि पॉसिबल है उसको करना है कि मेरे को यहाँ से इस जॉब में इस यूनिफॉर्म पहनी है, तो उसको 2 से 4 घंटे अपने डेडिकेट करना चाहिए। बस अप्रोच मैंने बता दी है, सिलेबस आपको अच्छे से पता हो, आपका सेकंड पॉइंट आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो आपको अच्छे से देखे हो आपने, और तीसरा जो स्टडी मटेरियल बता दिया वो स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, बट ये 2 से 4 घंटे फिर उन्हीं पे होगा, ना इससे इधर ना उधर, ठीक है। ये जो है ये है हाई लाइक यू कैन से स्टेक वाले पर्सन्स और स्टेक वाले बच्चे, भाई इनको ये सारी चीजें संभालनी है ना। अब यहाँ पर मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट यार 2 घंटे निकालो, और 2 घंटे फिर आपका सिर्फ इतना ही बात होगी कि 2 घंटे वो बिल्कुल प्रिसाइज है। आप लोग ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, कुछ नहीं देखना, ये जो बुक्स हैं सिर्फ इस पे फोकस करो, या जो भी आपने क्लासेस ली है, किसी से कहीं पे आपको ज्वाइन किया हो, कोई भी वट एवर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ठीक लगते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज रहो और दिन के 2 घंटे निकालो। इकट्ठे नहीं निकल पाएंगे वो भी आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप लोग ज्यादा नहीं तो यार 1 घंटा सुबह का निकालो और 1 घंटा शाम का निकालो। ये 2 घंटे, ये एक चीज बहुत मैटर करेगी यहाँ पर, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। ये मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ, जो बच्चा किसी भी पार्ट में हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, जो कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर गया, उसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा हैं इस पेपर को क्लियर करने के, रादर देन कि भाई मेरे पास में टाइम था, मेरे पास में 5 घंटे लगा दिए, किसी दिन 2 घंटे लगा दिए, किसी दिन नहीं लगाया, नहीं मैटर करता। यदि आप 2 घंटे लगाओगे, राइट अप्रोच के साथ में काम करोगे, आराम से करते जाओ। सैटरडे संडे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा सकते हो तो बिल्कुल लगाओ, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे का एक मॉड्यूल जो है कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। इन 2 घंटे में क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर ने तो वैसे ही आना है जैसे उसका पैटर्न है,
उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बहुत ड्रास्टिक चेंज कुछ नहीं आने वाला। तो हमारे ये जो 2 घंटे ना उसी अप्रोच के साथ में लगते रहे तो हमारा माइंड जो है वैसे ही सेट हो जाएगा और उसके बेसिस पे हमारे लिए इजी हो जाएगा पेपर में बैठ के उस चीज़ को समझना और उसको एकदम से रिएक्ट देके उसका आंसर निकालना। तो दैट इज द थिंग, हाउ मच टाइम आई शुड डेडिकेट ऑन माई स्टडी और कैसे ये अप्रोच किया जाए। तो कि आप लोगों को जो है क्लियर हुआ होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि क्या होता है कि आप इसको रिवाइंड कर करके देखते रहो बार बार, जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे भी आपको दोबारा से उसको रिविजिट करना है देखते रहो। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग बेधड़क होकर उसको पूछ सकते हो भी किस एरिया में कैसे कैसे उसको फोकस किया जाए। देखो दो चीज़ की आपको शायद दिक्कत आ सकती है। एक तो वही मैनेजमेंट ऑफ टाइम है ना, भाई इतना मोटिवेशन नहीं होता, फैमिली प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, फिर खुद के पर्सनल इंटरेस्ट पे बहुत वेरी करते रहते हैं डे बाय डे पे। तो इन सबको यदि मैं कर भी लें किसी तरह से उसको कंट्रोल भी कर ले तो मुझे क्या पता है जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मटेरियल ले रहे हैं वो इतना यू कैन से कि अप्रोप्रिएट है कि यार मुझे हमेशा मतलब जितना मैंने टाइम लगाया वो पक्का उस तरह से मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी जो एग्जाम डिमांड कर रहा है। ये दो स्केप्टिकल से जो आपके माइंड में डाउट्स रहते हैं उस चीज को निकालना जरूरी है। एंड 2 महीने आप दे के देखो, 2-3 महीने जो भी आपके पास में दे के देखो एंड उस चीज को फील करोगे भी हाँ यार ये एग्जाम की तैयारी। इसमें क्या है ना कि आपका पूरा माइंड, आपका जो ऑफिस में तरीका लगाते हो ना, ऑफिस में भी हम लोग यही काम करते हैं कि भाई कुछ टास्क मिलता है, उस टास्क को किस टाइम तक डेडलाइन है, उस टास्क को उस तरह से अरेंज करना है, 4 रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है और उस चीज को डेडलाइन से पहले करके देना है। तो सेम मैनेजमेंट वी हैव टू डू फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ आल्सो, है ना। पर्सनल ग्रोथ ही है कि जब आप किसी चीज को नई सीरीज से अपने अंदर में इम्बाइब कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर द गुड पोजीशन और फॉर द ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ की भाई वी हैव टू वियर द यूनिफॉर्म, वो एक कम्बैट यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, वेपन ट्रेनिंग करनी है, मुझे भी मिलिट्री ट्रेनिंग अपने साथ करनी है, फिजिकल फिट होना, लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर। तो आप लोग कर सकते हो उस चीज़ को और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, दैट इज अ सिंपल way to prepare for the exam. I hope now you can understand. Jai Hind.